35 वर्षीय दीनानाथ मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। वो अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। ग्रेजुएशन के बाद वह अपने पिता रामजी राय के ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय को देखने लगा। कुछ ही दिनों बाद पिता ने पूरा व्यवसाय बेटे को सौंप दिया। बेटे के व्यवसाय संभाल लेने के बाद रामजी राय का अधिकांश समय घर पर ही बीतता था। हफ्ते 10 दिन में जब उनका मन होता ऑफिस चले जाते। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय रामजी राय ने पटना के 0 माइल से शुरू किया था। बाद में काम काफ़ी बढ़ गया। उनके घर में हर महीने लाखों रुपए आने लगे। जब दीनानाथ ने पूरी तरह व्यवसाय संभाल लिया तो रामजी राय ने उसका विवाह किरण से कर दिया। दीनानाथ की गृहस्थी बड़े मजे से चल रही थी। दीनानाथ अक्सर मोटरसाइकिल से वैशाली से पटना जाता आता था और देर रात तक घर लौट आता था। कभी कभी वह पटना में रुक जाता था। जब भी वह पटना में रुकता था तो फ़ोन करके घर पर बता देता था। दीनानाथ जब भी घर वालों को पटना में रुकने की बात कहता, उस दिन वह पटना में नहीं होता था। दरअसल दीनानाथ ने अपने चेहरे के पीछे एक और चेहरा छिपा रखा था। इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी किरण भी पति के इस दोहरे चरित्र से अनभिज्ञ थी। दीनानाथ का दूसरा चेहरा एक प्रेमी का था जो सालों से एक कुंवारी लड़की से प्यार करता था। कुंवारी से वह लड़की सुहागन बनी तब भी वह उसे दिलो जान से चाहता रहा। ऐसा नहीं था कि यह प्यार एक तरफा रहा हो, वो लड़की भी उसे बहुत चाहती थी। जिस लड़की पर दीनानाथ अपनी जान छिड़कता था, दरअसल वह लड़की सोबिंदा ही थी। सोबिंदा मूल रूप से संधोरती की रहने वाली थी। वह दीनानाथ की पड़ोसन थी। सोबिंदा और दीनानाथ एक ही जाति के थे और हम उम्र भी थे। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। दीनानाथ को जब भी फुर्सत मिलती वह सोबिंदा से मिलने उसके घर चला जाता था। ऐसा नहीं था कि घर में सोबिंदा के अलावा कोई और नहीं रहता था। घर में उसके माँ बाप के अलावा भाई संजीव, छोटी बहन शालिनी भी थी, लेकिन दीनानाथ की सोबिंदा से खूब निपटी थी। बचपन को पीछे छोड़कर दोनों ने जवानी की दहलीज पर पांव रखे थे। न तो सोबिंदा जान पाई और न ही दीनानाथ। जवानी की दहलीज पर पहुंचकर दोनों के बीच कब चाहत ने अपने पांव पसार लिए, ये दोनों ही नहीं जान सके। उन्हें तो तब होश आया जब उनका एक दूसरे को देखे बिना रह पाना मुश्किल होने लगा। तब उन्हें समझ आया कि वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। समय देखकर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार कर दिया। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। सोबिंदा घर में अकेली थी। घर के बाकी सदस्य किसी न किसी काम से घर से बाहर थे। दीनानाथ सोबिंदा से मिलने उसके घर पहुंचा। सोबिंदा को रसोई की साफ सफाई से थोड़ी देर पहले ही फुर्सत मिली थी। वह आराम करने के लिए जैसे ही अपने कमरे पर पहुंची, तभी उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने अपनी बाहों में भर लिया है। अचानक हुई इस हरकत से सोबिंदा की हल्की चीख निकल गई, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तब कहीं उसके जान में जान आई। वह दीनानाथ ही था, उसे अपने बाहों में भरा हुआ था। सोबिंदा ने दीनानाथ का विरोध नहीं किया, बल्कि वह उससे प्यार भरी बातें करने लगी। इसके बाद दोनों सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक दूसरे में समाते चले गए। जवानी के जोश में आकर वे दोनों वह गलती कर बैठे थे जिसे करने की समाज अनुमति कभी नहीं देता। एक बार जिस्मानी रिश्ते कायम करने के बाद उन्हें जब भी अवसर मिलता अपनी हसरत पूरी कर लेते। सोबिंदा और दीनानाथ ने अपने प्यार को लाख पिंजरे में कैद करके रखा था। आखिरकार उनके प्यार का संजीव के सामने पर्दाफाश हो ही गया। संजीव सोबिंदा का भाई था। दोनों के रिश्तों के बारे में उसे पता चल चुका था। जब से उसे पता चला था वह दीनानाथ से नफरत करने लगा था। इसके बाद संजीव को दीनानाथ से इस बात की चिढ़ हो गई कि उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। सामाजिक रिश्ते में सोबिंदा और दीनानाथ भाई बहन थे। दोनों ने इस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया था। इसलिए संजीव ने दीनानाथ को अपने घर आने से साफ मना कर दिया था, लेकिन उसकी बातों को दरकिनार कर सोबिंदा से मिलने उसके घर पहुंच ही जाता था। संजीव जब उसे घर आया देखता तो उसके तन बदन में आग सी लग जाती थी। गुस्से से वह हाथ मलता रह जाता था। संजीव दीनानाथ से कमजोर था। इसी वजह से दीनानाथ से छुटकारा पाने का उसके पास एक ही विकल्प बचा था कि जल्द से जल्द वह सोबिंदा की शादी कर दे। उसे लगा कि जब वह अपने ससुराल चली जाएगी तो दीनानाथ वहां नहीं पहुंच सकेगा। इसके बाद संजीव ने घर वालों से राय मशुरा करके बहन के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। थोड़ी मेहनत के बाद उसे बड़ेवा का रहने वाला राम सूरत सही लगा। बात पक्की हो गई तो सामाजिक रीति रिवाज से सोबिंदा की शादी राम सूरत से कर दी गई। राम सूरत एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। उसका अपना पूरा घर परिवार था। उसके परिवार में भाई बहन और माँ बाप थे। सोबिंदा जैसी खूबसूरत बीवी पाकर वह बेहद खुश था, लेकिन सोबिंदा खुश नहीं थी। दीनानाथ को दिल दे चुकी सोबिंदा उसी से ब्याह करना चाहती थी। दीनानाथ के बिना वह जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी। ऐसे में सोबिंदा अपने प्यार के दिल की धड़कनों से दूर चली गई तो खुश रहने का सवाल ही नहीं था। इधर दीनानाथ भी सोबिंदा का प्यार पाने के लिए विरह की अग्नि में जल रहा था। दीनानाथ की हालत जल बिन मछली की तरह हो गई थी। वह दिन रात सोबिंदा के बारे में सोचता रहता था। इसी वजह से उसका बिजनेस में मन नहीं लगता था। घर वाले यह सोच सोच कर परेशान थे कि हमेशा मुस्कुराने वाला दीनानाथ
को क्या हो गया है जो मरीज बनता जा रहा है। घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कई जांचें कराई, सभी जांच सामान्य निकली। उसके अंदर कोई बीमारी होती तब तो पता चलती। लिहाजा डॉक्टर भी परेशान हो गया कि किस बीमारी की दवा दे। घर वालों ने सोचा कि बेटा जवान हो चुका है, हो सकता है उसे अकेलापन अखर रहा हो और इस वजह से उसका मन न लग रहा हो। फिर क्या था, उन्होंने दीनानाथ की गृहस्थी किरण के साथ बसा दी। दीनानाथ धीरे धीरे किरण की ओर आकर्षित हो गया। वह फिर से पहले जैसा हो गया। ऐसा उसने घर वालों को भ्रमित करने के लिए किया था। असल बात तो यह थी कि वह सुबिंदा के बिना जी ही नहीं पा रहा था। सुबिंदा को देखने के लिए उसकी आंखें पथरा गई थी। आखिर एक दिन दीनानाथ ने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए वो सुबिंदा से जरूर मिलेगा। आखिरकार एक दिन हिम्मत जुटाकर वह सुबिंदा के ससुराल बड़ेवा पहुंच गया। सुबिंदा को देखकर दीनानाथ का चेहरा खिल उठा। उसे ऐसा लगा जैसे मृत प्राय जीवन को संजीवनी मिल गई हो, जबकि सुबिंदा उसे देखकर अवाक रह गई। सुबिंदा ने ससुराल में घर वालों से दीनानाथ का परिचय दूर के रिश्ते के भाई के रूप में कराया था। दीनानाथ ने वह रात सुबिंदा के ससुराल में बिताई और अगले दिन सुबह होते ही अपने ऑफिस पटना चला गया था। पता नहीं क्यों सुबिंदा के पति राम सूरत के मन में दीनानाथ को लेकर एक अजीब सा शक होने लगा। पत्नी की बातें उसके गले नहीं उतर रही थी। दीनानाथ उसका रिश्तेदार होता तो शादी में जरूर दिखाई देता, लेकिन शादी के बरसों बाद यह रिश्तेदार कहाँ से पैदा हो गया। राम सूरत ने इस बारे में साले संजीव से बात की और जानकारी ली तो उसने बताया कि इस नाम का उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। साले का जवाब सुनकर राम सूरत का माथा ठनक गया कि उसका शक सही निकला, मामला कुछ गड़बड़ है। यह बात राम सूरत ने पत्नी को न बताकर अपने तक ही सीमित रखी। एक बार दीनानाथ का रास्ता खुला तो वह सुबिंदा से मिलने अक्सर उसके ससुराल जाने लगा। वह ऐसे समय पर पहुंचता था जिस समय पति घर पर नहीं होता था। घटना से करीब 6 महीने पहले की बात है। दीनानाथ सुबिंदा से मिलने उसके ससुराल गया था। उस समय राम सूरत अपनी नौकरी पर था। सुबिंदा के सास ससुर भी किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गए हुए थे। घर में वह अकेली थी। दीनानाथ को देखकर सुबिंदा का दिल बाग बाग हो उठा। उसे देखते ही दीनानाथ का बदन जलने लगा। दोनों खुद को रोक नहीं पाए और तन की तपिश ठंडी करने के लिए दो जिस्म एक जान हो गए। दुर्भाग्य की बात यह रही कि जिस समय दोनों का मिलन चल रहा था उसी समय राम सूरत घर लौट आया। घर का दरवाजा खुला था। वह जब अपने कमरे पर पहुंचा तो पत्नी को पराये मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे में अचानक पति को आया देख सुबिंदा के होश उड़ गए। वह जल्दी से बिस्तर से उठकर तन ढकने लगी। दीनानाथ मुंह छिपाकर वहां से भाग निकला। गुस्से से लाल राम सूरत पत्नी पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने उसे लात घूंसों से खूब मारा। चूंकि सुबिंदा ने गलती की थी इसलिए वह पति के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी और वचन दिया कि आज के बाद दीनानाथ से कोई रिश्ता नहीं रखेगी, न ही उसे यहाँ आने देगी। वह दोनों हाथ जोड़कर पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। राम सूरत ने समझदारी से काम लिया। पत्नी को उसने माफ तो कर दिया था, लेकिन उसे उस पर तनिक भी विश्वास नहीं था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। राम सूरत ने साले संजीव को सुबिंदा की करतूतों के बारे में बता दिया था। संजीव ने बहन की घिनौनी बातों को सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। संजीव बड़ेवा जा पहुंचा, जीजा से बात की और उन्हें भरोसा दिया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है। दीनानाथ को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। इसके बाद राम सूरत और संजीव दीनानाथ को मजा चखाने के लिए एक हो गए। संजीव ने बहन को डरा धमका कर उसे अपने पक्ष में कर लिया। संजीव ने सुबिंदा को साफ तौर पर समझा दिया कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो दीनानाथ के साथ साथ उसे भी जान से मार देंगे। सुबिंदा बुरी तरह डर गई और पति व भाई का साथ देने के लिए तैयार हो गई। 24 दिसंबर 2018 की सुबह संजीव बहन के ससुराल बड़ेवा आ पहुंचा। राम सूरत भी घर पर ही था। आपस में दोनों ने सलाह मशवरा किया कि दीनानाथ का आज काम तमाम हो जाना चाहिए। योजना के मुताबिक संजीव ने सुबिंदा से कहा कि वह दीनानाथ को फोन करके यहाँ बुलाए। ध्यान रहे किसी तरह की कोई चालाकी नहीं करनी है। अगर चालाकी करने की कोशिश की या फिर दीनानाथ को कुछ बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भाई और पति के धमकाने पर सुबिंदा ने प्रेमी दीनानाथ को फोन करके रात में घर पर मिलने के लिए बुलाया। उसने यह बता दिया था कि आज रात पति घर पर नहीं रहेगा। जब से दीनानाथ के पास सुबिंदा का फोन आया था वह उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। वह सोच रहा था कि कैसे घर से निकलूं। उसने पत्नी से बहाना बनाया कि उसे पटना ऑफिस पहुंचना है, कुछ जरूरी काम आ गया है। वह मोटरसाइकिल लेकर घर से निकल गया। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। करीब घंटा भर बाद वह सुबिंदा के ससुराल पहुंच गया। दीनानाथ के वहां आने से पहले ही संजीव और राम सूरत घात लगाकर कमरे में छिप गए थे। सुबिंदा थोड़ी देर उसे अपनी बातों में उलझाए रही। तब तक संजीव और राम सूरत कमरे से निकलकर बाहर आ गए। उन्हें देखकर दीनानाथ घबरा गया और उल्टे पांव बाहर भागा। जब तक वह भागता संजीव ने उसे धर दबोचा। तब तक राम सूरत सुबिंदा को कमरे में बंद करके साले के पास वापस लौट आया था। दीनानाथ समझ गया कि सुबिंदा ने धोखा दिया है।
वह जान की भीख मांगता हुआ संजीव से बोला कि उसे यहाँ से जाने दे, सोबिंदा से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। उस समय संजीव पर खून सवार था। उसने उसकी एक नहीं सुनी और कमर में पहले से खोस रखी पिस्टल निकाल ली। दीनानाथ का मुंह दबाकर उसने सिर और गर्दन पर सटाकर 2 गोलियां मार दी। गोली लगते ही दीनानाथ की मौत हो गई। उसके बाद दोनों लाश को उसी की मोटरसाइकिल पर बीच में रखकर हाजीपुर पटना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हाजीपुर सर्किट ले गए। मोटरसाइकिल संजीव चला रहा था और पीछे रामसूरत बैठा दीनानाथ की लाश को संभाले हुए था। सड़क के किनारे लाश डालकर उन्होंने मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी। उन्होंने उसकी चाबी भी लगी छोड़ दी। फिर दूसरी सवारी पकड़कर वैशाली आ गए और चैन से सो गए। संजीव और रामसूरत ने दीनानाथ की हत्या को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था, लेकिन मोटरसाइकिल की वजह से वे अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। सोबिंदा, संजीव और रामसूरत से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने संजीव की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल रामसूरत के घर से बरामद कर ली। हत्या के साथ साथ पुलिस ने संजीव और रामसूरत पर आर्म एक्ट की धारा भी लगाई। पुलिस ने तीनों आरोपियों सोबिंदा, संजीव और रामसूरत को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।